हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 के बारे में, भाग 1 के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के ड्यूरिंग हम वो क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं तथा आने वाले हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाग 1 का संबंध है। भाग 1 का दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इनको क्लिक भी किया है। ओके, अब समझें। भाग 1 का संबंध होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। नागरिकता का संबंध होता है भाग 2 से। मौलिक अधिकार 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4A में है और पंचायती राज का संबंध भाग 9 से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद से भारत के आधिकारिक नाम की पुष्टि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये कहता है कि भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है तथा कहां से स्पष्ट होता है। सबसे पहले जाने दोस्तों, भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो भारत या इंडिया है। इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, ऐसा नाम भारत का ऑफिशियली नहीं है। ओके दोस्तों, ये स्पष्ट कहां से होता है? ये स्पष्ट होता है आपके आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 कहता है भारत जो कि इंडिया, राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। वो यही स्पष्ट करता है कि भारत का जहां पे भी रिप्रेजेंटेशन होगा, भारत खुद को जहां पे भी रिप्रेजेंट करेगा वो इंडिया या भारत के नाम के साथ में करेगा, अन्य किसी नाम के साथ में नहीं करेगा, और यही इसका ऑफिशियल नेम होगा। ये आर्टिकल 1 से पता चलता है। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में है। ओके, क्या है वर्तमान में भारत में? पहला ऑप्शन कहता है 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं दोस्तों, ये उस समय बना था जब हमारा तेलंगाना राज्य बना था। उस समय भारत में 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अगला हमारा ऑप्शन है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये उस समय हो गया था दोस्तों जब हमारे J&K को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था, उस समय की बात है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में क्या है, हमने क्या किया है, 26 जनवरी 2020 को हमारी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, यानी कि दीव व दमन, दादरा व नगर हवेली। तो 26 जनवरी 2020 को हमने क्या किया, उन 2 संघ शासित प्रदेशों को एक ही साथ में मर्ज कर दिया है तथा एक ही संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, जिसको अब हम कहेंगे दादरा व नगर हवेली तथा दीव व दमन संघ शासित प्रदेश। और उनकी राजधानी है दोस्तों दमन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में वह सारा क्षेत्र होगा जो निर्दिष्ट है। कहां पे निर्दिष्ट है उसको मैं भारत का सारा राज्य क्षेत्र मान लूंगा। ये दोस्तों निर्दिष्ट है अनुसूची 1 में, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 1 क्या बोलता था, हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारा एरिया उल्लेखित होगा जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट है, यानी कि अनुसूची फर्स्ट में टेबल दे रखी है, वहां पे लिस्ट दे रखी है, वहां पे कैटेगरी दे रखी है। यही तो अनुसूची में होता है दोस्तों। तो अनुसूची फर्स्ट में दे रखा है भारत का जो भी राज्य है, भारत के जो भी संघ शासित प्रदेश है, या फिर जो भी एरिया हमने बाहर से अर्जित कर लिया है, सबसे पहले हम उसको कहां पे डालते हैं, अनुसूची फर्स्ट में डालते हैं। जैसे हमने अनुसूची फर्स्ट में उसको डाल दिया तो वो भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा हो गया। और यही बात आर्टिकल फर्स्ट ही कहता है। आर्टिकल फर्स्ट भी यही बात कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारे क्षेत्र उल्लेखित होगा जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कशन किया है, अनुसूची 1 वाली और आर्टिकल 1 वाली। तो देखिए दोस्तों, भारत के राज्य, जी हाँ, भारत के राज्य तो होते ही हैं, बट केवल राज्य ही तो नहीं होते भारत के राज्य क्षेत्र में। संघ शासित प्रदेश, केवल संघ शासित प्रदेश भी नहीं होते, राज्य व संघ शासित प्रदेश ये तो होते ही है। उसके अलावा दोस्तों परफेक्ट आंसर देखिएगा जो ऑप्शन डी में दे रखा है, राज्य क्षेत्र यानी भारत के जो भी राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश यानी कि जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, और अर्जित क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखें, भारत के राज्य क्षेत्र में हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल हैं। आर्टिकल 1 कहता है, और उसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लें। एक तो भारत के राज्य होंगे, एक संघ शासित प्रदेश होगा, और तीसरी चीज होगी अर्जित क्षेत्र। भारत कोई भी इस एरिया को अपने अंदर ऑक्यूपाइड कर लेता है वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को हल करते समय भारत अपना क्षेत्र किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकता है। जी हाँ, सौंप सकता है, लेकिन ये कहां से स्पष्ट होगा या फिर कौन पावर देता है उसके बारे में बात करते हैं।
पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ऐसी कोई बात नहीं की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में ऐसा कोई पावर नहीं दिया है। ये कहता है अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 2 कहता है कि हम किसी भी विदेशी टेरिटरी को भारत की टेरिटरी में शामिल कर सकते हैं, ये इससे रिगार्डिंग बताता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख कर रखा है विभिन्न पदाधिकारियों के संबंध में, तो ऑप्शन अनुसूची 3 भी मेरा गलत हो जाएगा। अगला मेरा ऑप्शन है वो राइट आंसर बन जाएगा, वो ये कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके। जी हाँ दोस्तों, हम यदि अपनी किसी भी क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को देते हैं तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 368 के तहत अमेंडमेंट करने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमें साधारण बहुमत से पारित ना करवा के हमें विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जाना था जो आर्टिकल 368 के तहत जो हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दे रखी है उसमें 2 विधियों का उल्लेख कर रखा है, तो उसमें साधारण बहुमत से पारित होने वाले संशोधनों की बात नहीं की गई है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत करना पड़ेगा। हमने अभी तक इस संबंध में 2 बार कर चुके दोस्तों, जैसा कि हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में किया था, बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दिया था। उसके बाद में दोस्तों अभी रिसेंटली हमने 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया है, और जिसके तहत हमने क्या किया है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव एक्सचेंज और जो सीमा का विवाद था उसको हमने सॉर्टेड आउट किया है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नक्शे में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है उसकी बात की गई है। ऑप्शन पहला कहता है दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, ऐसा संभव नहीं है। जी नहीं दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है लेकिन यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी कि यूनियन में भारत की संसद के पास में पावर दे रखी है, वो किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन कर सकती हैं, नए राज्यों का गठन कर सकती हैं, नाम में परिवर्तन कर सकती हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं, राज्य क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये पावर संसद को दे रखी है, क्योंकि हमने संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। जी हां दोस्तों, यदि हम इसके लिए फेडरेशन वर्ड का यूज करते या फेडरल वर्ड का यूज करते तो हम राज्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, जैसा कि यूएसए में होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन कहता है दोस्तों अनुच्छेद 2 में वर्णित विधि के तहत। दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद जो 2 है ना, वो तो ये कहता है हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में शामिल कर सकते हैं और उसका अपना राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना सकते हैं। ओके, अगला जो आर्टिकल 3 कहता है दोस्तों, यहाँ पे अनुसूची 3 नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल 3 है। ओके, जब हम इसको आर्टिकल 3 मानेंगे तो क्या कहता है, आर्टिकल 3 में वर्णित विधि के तहत। दोस्तों आर्टिकल जो 3 है वो ये कहता है, इसमें पूरी विधि दे रखी है कि किस तरह से एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है, नाम परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और किस तरह से पूरे राजनीतिक नक्शे को बदला जा सकता है। यही कहता है कि भारत की संसद विधि के द्वारा ये काम कर सकती है। तो आर्टिकल जो 3 में प्रोविजन दे रखा है उसके तहत अपन उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हमें किसी भी तरह के आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बताता कौन है, आर्टिकल 4 जो कहता है कि आप आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अनुसूची 1, अनुसूची 4 में जो भी अमेंडमेंट करोगे 368 के तहत संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप साधारण बहुमत से इसको क्या कर सकते हो, पारित कर सकते हो। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। यदि हम नया राज्य गठन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने कहा था आर्टिकल 3 कहता है भारत के राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद में ऐसे विधेयक लाए जा सकेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ओके, प्रभावित राज्य के द्वारा हमने कहा था ये मात्र फॉर्मेलिटी है, प्रभावित राज्य के पास में कोई पावर नहीं है। भारत की संसद द्वारा, ये एब्सोल्युटली राइट आंसर है दोस्तों। हमने कहा था भारत की संसद विधि के द्वारा कर सकती है, और प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे विधेयक में सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों की सिफारिश करेगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके, जी नहीं दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम कुछ भी करें उसमें हमें 368 के तहत हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 368 के तहत कौन कौन से संशोधन होते हैं ये सारी दोस्तों हमने संघ और राज्य क्षेत्र में डिस्कशन किया है। ये वीडियो आप देखने से पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर यहाँ से जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 4 के संबंध में सही कथन है। आर्टिकल 4 के बारे में कौन सी सही बात है उसको हमें देखना है। ये कहता है अनुच्छेद 2 व 3 के बारे में बताता। जी हाँ दोस्तों, ये अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में बताता। क्या बताता है, जैसे कि कहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में आप जो भी परिवर्तन करना चाहोगे उसको 368 के तहत ना करके
आप साधारण बहुमत से इसको पारित कर सकते हो। ये बात करता ही कौन है? आर्टिकल 4 कहता है, यानी कि 2 और 3 आर्टिकल के बारे में करता है। आगे कहता है अनुसूची 1 व 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कहता है कि जब आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत कुछ अमेंडमेंट करते हो तो आपको अनुसूची 1 और 4 में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। जैसे 1 में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी टेरिटरी होगी, जो भी नया राज्य होगा, उसको हम क्या करेंगे? अनुसूची 1 में डालेंगे, या नाम परिवर्तन करेंगे तो उसको परिवर्तित नाम के साथ अनुसूची 1 में लिखेंगे। साथ ही साथ यदि दोस्तों हम वहाँ पे विधानमंडल बनाते हैं, यानी कि संघीय पावर उसको देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? शेड्यूल 4 में इसको ऐड करेंगे, जिसके तहत उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो यदि ऐसा अमेंडमेंट आप करते हो तो आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये बात की कहां गई है दोस्तों? ये बात दोस्तों आर्टिकल 4 ही तो करता है, तो इसका मतलब इन दोनों से संबंधित ये बात करता है। आगे देखिए, ए और बी में संशोधन की विधि, वही बात है दोस्तों, इसमें किस तरह से संशोधन किया जा सकता है, इसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 4। तो मेरा आंसर यहां से बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के लागू होने के समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे? दोस्तों ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संविधान के लागू होने के समय बात की जा रही है दोस्तों 26 जनवरी 50 की, 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है दोस्तों। तो ये कहता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। काफी स्टूडेंट ने इसको क्लिक किया है दोस्तों, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा कब हुआ था? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। उसके बाद में हमने ABCD प्रकार के राज्यों की जो फॉर्मेट है उसको समाप्त किया जाता है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों के फॉर्मेट को हम अपनाते हैं। आगे बोलते हैं 13 राज्य, और ये भी गलत हो जाएगा, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ये रिकमेंडेशन दी जाती है फजल अली कमीशन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के भाग 7 का संबंध था, यानी कि भाग जो 7 है उसका संबंध था, मतलब अब नहीं रहा है। जी नहीं दोस्तों, हमने जो आपका भाग 7 है उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त किया दोस्तों? क्योंकि इसमें ABCD श्रेणी के राज्य उल्लेखित थे, और धर आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद में हमने क्या किया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमने पारित किया था, और जिसके तहत हमने ABCD श्रेणी के जो राज्य थे उनको समाप्त करके संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नए फॉर्मेट को अपनाया था। तो ऑप्शन ए कहता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था, बिल्कुल नहीं था दोस्तों। ब्रिटिश प्रांतों का उल्लेख था, ब्रिटिश प्रांत थे। इसके अलावा भी तो और चीज़ थी दोस्तों, इसमें देशी रियासतों को रखा तो था, लेकिन दोस्तों हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। वो कहता है ABCD श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था। जी हाँ, तो इसका संबंध किससे था? ABCD श्रेणी के राज्यों से था। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के भाग 7 को कब समाप्त किया गया, यानी कि ये उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन है जो ये बताता है कि कब इसको समाप्त किया गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखें, 5, 6 और 7 याद रखें। क्या मतलब हो गया? यानी कि 56 में, 56 में 5, 6 मतलब 56 में 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वें भाग को से समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखेंगे। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस समिति या आयोग का संबंध भारत में राज्यों के गठन से संबंधित नहीं था? इसका मतलब है कि कौन सी समिति ऐसी थी जो भारत के राज्यों के गठन में या फिर गठन से संबंधित नहीं बनी थी? पहला है दोस्तों धर आयोग बना था, JVP कमेटी उसके बाद बनी थी, और उसके बाद में जो तीसरी बनी थी वो फजल अली कमीशन बना था, जिसको हमने कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम भी दिया था। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, हमारा राइट आंसर सी बन जाएगा, सी राज्य निर्माण आयोग। ऐसा कोई भी आयोग हमने भारत में राज्यों के निर्माण से संबंधित नहीं बनाया था। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन फजल अली कमीशन के अनुसार असत्य है, यानी कि जो फजल अली कमीशन के अनुसार कौन सा ठीक नहीं है? ये कहता है भाषा व संस्कृति की एक रूपता के अनुसार राज्यों का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, उन्होंने कहा था भाषाई एक रूपता और सांस्कृतिक एक रूपता को बनाया जा सकता है, लेकिन उसने कहा था कि एक भाषा एक राज्य संभव नहीं है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखो दोस्तों आगे डिस्कशन करते क्या कहता है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तथा एक भाषा एक राज्य संभव। इन्होंने कहा था एक भाषा एक राज्य संभव नहीं है। ओके, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर डिस्कशन करते अगले की, ऑप्शन सी कहता है
राज्यों के निर्माण में सामरिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान दें। इन्होंने कहा था सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता जरूर रख सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर रखा जाएगा सामरिक दृष्टि, आर्थिक और प्रशासनिक महत्व को सबसे ऊपर रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, डी ऑप्शन हमारा कहता है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने कहा था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप कब संभव हुआ? दोस्तों यही बात हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन की थी, यानी कि फजल अली कमीशन की सिफारिश के बाद। यहाँ से दोस्तों मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी पहले ऑप्शन पे आप क्लिक ना करें, सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर देख लें। हमें लगा फजल अली कमीशन की सिफारिश के बाद हमने तुरंत इसको क्लिक कर दिया। जी नहीं दोस्तों, आगे देखो 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद, क्योंकि फजल अली कमीशन के बाद ही तो हमने 7वां संविधान संशोधन किया था। इसका मतलब राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो फॉर्मेट है इसके बाद आया है। मैं ये भी कहूँगा इसके बाद में आया है। और आगे क्या बोलता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हमने फजल अली कमीशन के बाद ही 7वां संविधान संशोधन 1956 करा तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया। दैट्स वाई हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का फॉर्मेट आया। इसका मतलब मेरा राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब ये था दोस्तों कि आप सारे ऑप्शंस को चेक करें, सारे ऑप्शंस के बाद ही अपना आंसर दें। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9वें संविधान संशोधन का संबंध है। ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बेरूबाड़ी संघवाद से संबंधित है। ये बात भी ठीक है। संविधान के भाग 1 से संबंधित है, क्योंकि ये मामला संविधान के भाग 1 से जुड़ा था, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरी जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र है उसको किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया था। ये भी ठीक है। नेहरू नून समझौते से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इसी के तहत ही नेहरू नून एग्रीमेंट को खारिज किया गया था। तो इट मीन्स मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी। तो पहले ऑप्शन को फिर क्लिक ना करें कि बेरूबाड़ी संघवाद से संबंधित था, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 कर दिया था। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि हमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम जो यदि राज्यों का गठन कर रहे हैं तो उससे संबंधित कौन सा कथन आपका सही है? पहला ऑप्शन कहता है कि संबंधित या प्रभावित राज्य का अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि उसकी रिकमेंडेशन जरूरी है। जी नहीं दोस्तों, यदि वो तो मात्र औपचारिकता है, उससे ज़रूर सूचित किया जाता है, लेकिन उसकी सलाह को या फिर उनकी जो भी रिकमेंडेशन है उनको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है भारत के प्रेसिडेंट को। ओके, इससे संबंधित विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जी नहीं दोस्तों, आर्टिकल 4 यही बात करता है। इससे संबंधित जो भी विधेयक होते हैं आप उसको साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखें कि ऐसे विधेयक जो भी होते हैं आर्टिकल 3 से संबंधित हम जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही लाए जाने चाहिए। अगला ऑप्शन, ऐसे विधेयक को राज्य विधानमंडल में पारित करना अति आवश्यक है। ये भी गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत किसी विदेशी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला सकता है, यह शक्ति प्राप्त है। यानी कि भारत अपने किसी भी टेरिटरी को विदेशी टेरिटरी को भारत के अंदर मिला सकता है, ये पावर कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है? जी नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। अगेन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इसको सही करेंगे, भारत की सरकार नहीं कर सकती दोस्तों। भारतीय सेना को भारत सरकार के आदेश के बाद में, ये भी गलत है। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, हमने कहा था जब भी भाग 1 की बात करते हैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत की संसद, एक विधि के द्वारा। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की संसद कर सकती है और विधि के द्वारा कर सकती है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन भारत की संसद विधि के द्वारा ये कर सकती है, बाकी किसी को पावर नहीं है। ओके दोस्तों, ये था हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन कर लिए हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। फिर से मिलते हैं पार्ट 2 नागरिकता के साथ में।